नमस्कार। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है छठी कक्षा हिंदी का पाठ 2 बचपन, जिसे कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। यह पाठ एक संस्मरण है जिसमें लेखिका अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रही हैं। लेखिका बताती हैं कि समय और उम्र के साथ व्यक्ति के खान पान, ओढ़ने पहनने, पसंद नापसंद और तौर तरीकों में बहुत परिवर्तन आ जाता है। पुराने और अब के समय का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लेखिका बताती हैं कि बहुत सारी पुरानी चीज़ों की जगह अब नई चीज़ों ने ले ली है। खाने पीने की चीज़ें भी बदल गई हैं। बचपन की यादें ताज़ा करते हुए लेखिका बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही अपने छोटे छोटे काम स्वयं करने की सीख दी जाती थी। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा और आप पाएंगे बच्चों कि इस तरह की छोटी छोटी बातें आप सब के जीवन में भी घट चुकी हैं। तो आप इस पाठ को पूरा ज़रूर पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा। अब जानते हैं कि और कौन कौन सी बातें हैं जो आप यह पाठ पढ़कर जान सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ बच्चों कक्षा अनुरूप दक्षताओं की, जो इस पाठ को पढ़ने से आपको हासिल होंगी। तो इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दक्षताएं हैं जो इस प्रकार हैं। HIN 602 विद्यार्थी देखी सुनी घटनाओं, रचनाओं, मुद्दों पर बेझिझक बात कर सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। HIN 607 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, एकांकी, संस्मरण, जीवनी से संबंधित पाठों को उपयुक्त उतार चढ़ाव एवं सही प्रवाह के साथ पढ़कर समझ सकते हैं। HIN 608 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर के परिचित एवं अपरिचित गद्यांश को पढ़कर समझ सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। HIN 612 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर के गद्यांश, अनुच्छेद, कहानी, निबंध, जीवनी, एकांकी का सार लिख सकते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तथ्यात्मक, निष्कर्षात्मक एवं कल्पनात्मक। आइए बच्चों पाठ का सार कर लेते हैं ताकि जब आप पाठ को स्वयं पढ़ें तो आप इसे अच्छे तरीके से भी पढ़ पाएँ और इसको पढ़ने का पूरा आनंद ले सकें। पाठ की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती हैं कि लेखिका कह रही हैं कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि वह हमारी दादी, नानी, बुआ या फिर मौसी भी हो सकती हैं और उनके परिवार में सभी लोग उन्हें जीजी कहकर बुलाते हैं। तो उनकी इस बात से आप उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद लेखिका कहती हैं कि वह अब उम्र में कुछ सयाना महसूस करने लगी हैं क्योंकि उनका जन्म बहुत पहले यानी पिछली शताब्दी में हुआ था। लेखिका इस उम्र में बताती हैं कि उनके ओढ़ने पहनने में बहुत अधिक बदलाव आ गया है। पहले उन्हें रंग बिरंगे कपड़े बहुत पसंद थे, लेकिन अब उन्हें गहरे नहीं केवल हल्के रंग के ही वस्त्र पहनना बहुत पसंद है और वह भी अधिकतर सफ़ेद। लेखिका कहती हैं कि पहले फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे वह इस तरह की सभी पोशाकें पहनती थी, लेकिन अब वह केवल चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही पहनती हैं। लेखिका अपने बचपन के फ्रॉक के बारे में बताते हुए कहती हैं कि आप देखिए कि उन्हें अपनी पोशाकें तक याद हैं कि जब वह छोटी थी तो किस किस तरह की किस किस रंग की पोशाकें पहनती थी। तो अपनी फ़्रॉक के बारे में वह बताते हुए कहती हैं कि हल्की नीली और पीली धारी वाली फ़्रॉक, हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़्रॉक और लेमन कलर का बड़े
प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसमें नीचे फर टंगी थी। तो लेखिका बताती हैं कि उस समय में फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखना बहुत अच्छा लगता था और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का बहुत अधिक चलन था। लेखिका अपनी ट्यूनिक के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनके पास 2 ट्यूनिक भी थी, जिनमें से एक चॉकलेटी और दूसरी ग्रे रंग की थी। लेखिका को अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। वह बताती हैं कि उन्हें अपने मोज़े खुद धोने होते थे। उनके घर में भले ही नौकर नौकरानी भी थे, लेकिन बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वह अपने मोज़े खुद धोएंगे। और इतवार की सुबह यानी रविवार को घर के सभी बच्चे इसी काम में लगते, यानी मोज़े धोने में। और मोज़े धो लेने के बाद वह सभी अपने अपने जूते पॉलिश करते और फिर उन्हें कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाते थे। लेखिका सर्वर इस पाठ में लेखिका सर्वर के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचा रही हैं। तो ये जो सर्वर हैं, ये उनके परिवार के कोई हो सकता है, कोई छोटा बालक हो या उनका भाई हो, कोई भी हो सकता है। तो वह सर्वर के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कहती हैं कि बचपन में उन्हें जो जूते पॉलिश करने की आदत पड़ी, वह उन्हें आज भी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि आज तो बहुत अलग अलग तरह के जूते आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है। तो लेखिका बताती हैं कि जब भी उन्हें नए जूते मिलते थे तो उसके साथ ही पैरों में नए जूते पहनने से जो छाले पड़ जाते हैं, उनका भी इलाज शुरू हो जाता था। वे जब भी नए जूते उन्हें मिलते थे तो वह अपने पास रुई ज़रूर रखते थे कि जैसे ही जूता लगना शुरू हो, रुई जूते मोजे के अंदर डाल लें। हर शनिवार को लेखिका और घर के सभी बच्चों को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और लेखिका शरारती अंदाज में कहती हैं कि यदि यह शनिवारी दवा उन्हें नहीं भी पिलाई जाती तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। अगर नहीं भी पिलाई जाती तो भी उनकी सेहत ठीक ही रहती। लेखिका आगे बताते हुए कहती हैं कि उनके समय में और आज के समय में बहुत अधिक अंतर आ गया है, और समय में इतना अधिक अंतर आने के साथ साथ उनके और आपके बचपन की जो दिलचस्पियां हैं, जो रुचियां हैं, जो तौर तरीके हैं, उन सब में भी बहुत अधिक बदलाव आ गया है। तो लेखिका बताती हैं कि उन दिनों घरों में ग्रामोफोन होते थे और वह भी बहुत ही कम घरों में होते थे। और आज उन ग्रामोफोन की जगह किसने ले ली है? रेडियो और टेलीविज़न ने। और उनके बचपन की जो कुल्फ़ी होती थी वह अब आइसक्रीम में बदल गई है। उस समय आइसक्रीम इतनी अधिक नहीं मिलती थी। कचौड़ी और समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत, फालसा, खसखस के शरबत, लेमनेड, विमटो, ये सभी कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। लेखिका कहती हैं कि तब शिमला और नई दिल्ली के बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत मज़ा देती थी। तब लेखिका और उनके भाई बहनों की ड्यूटी शिमला माल ब्राउन ब्रेड लाने की लगती थी। उनका घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका को चॉकलेट खाना बहुत पसंद था और वह रात के खाने के बाद बहुत ही मज़े ले लेकर खाती थी। लेखिका आगे बताती हैं कि शिमला के काफल, रस भरी, कसमल, चेस्टनट आदि सभी चीज़ें उन्हें बहुत अधिक पसंद थी। लेखिका को तो चना ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी याद है कि कैसे चना ज़ोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। यानी जो चना ज़ोर गरम डालने के लिए जो पुड़िया बनाई जाती थी वह हाथ से ही कागज़ को तिरछा लपेट कर बनाई जाती थी। लेखिका ने छुटपन में यानी अपने बचपन में
शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, वहीं उन्होंने घुड़सवारी भी की। शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए लेखिका कहती हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाते और सामने जाखू का पहाड़ है और उस पहाड़ के पास ऊंचा चर्च है। जब चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती और लगता कि इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। और जब सामने आकाश में सूर्यास्त होता तो गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश पर फैल जाती। आगे लेखिका बताती हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग। उस पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। लेखिका बताती हैं कि कभी कभी उन्हें हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता कि कोई भारी भरगम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर और एकदम से वह गायब हो जाता है क्योंकि उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है। फिर लेखिका आगे जिक्र करते हुए कहती हैं कि एक और ऐसी दुकान वहाँ पर थी जो उन्हें कभी नहीं भूल सकती और वह दुकान थी चश्मे की दुकान, जिस पर से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। और वे जो वहाँ आँखों के जो डॉक्टर थे वह अंग्रेज थे। जब लेखिका ने शुरू शुरू में चश्मा लगाना शुरू किया तो बड़ा अटपटा सा, बड़ा अजीब सा उन्हें लगता था। छोटे बड़े कोई भी उनके चेहरे की ओर देखते और कहते कि शायद इनकी आंखों में कुछ तकलीफ है, इसीलिए यह चश्मा लगाती हैं। क्योंकि उस छोटी सी उम्र में उस समय चश्मा लगाना एक बहुत ही अजीब बात हुआ करती थी। बहुत ही कम बच्चों को चश्मा लगाने की नौबत आती थी, तो सभी उन्हें सलाह देते कि दूध पिया करो, अधिक दूध पियोगी तो चश्मा उतर जाएगा। फिर लेखिका, जो डॉक्टर साहब उन्हें कहते कि कुछ देर यानी थोड़े बहुत दिन चश्मा पहनोगी तो उतर जाएगा, जो डॉक्टर उन्हें यह बात कहते तो वह सभी को यही बात दोहरा देती कि थोड़े ही दिन में यह चश्मा उतर जाएगा। लेकिन लेखिका कहती हैं कि डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन तो दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा है। हाँ, बस नंबर कम ही होता रहा। लेखिका इसके लिए भी कि उनका चश्मा अब तक नहीं उतरा, चश्मा क्यों उनको लगा, इसके लिए भी वह अपने आप को ही जिम्मेदार बताती हुई कहती हैं कि जब कोई भी दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगा तो इसके अलावा और क्या होगा, यानी आंखें तो कमज़ोर होंगी ही होंगी। जब लेखिका को चश्मा लगा तो उस समय का एक वाकया सुनाते हुए लेखिका कहती हैं कि जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके एक चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ा कि देखो देखो कैसी लग रही है। फिर वह एक तुकबंदी बनाते हुए उन्होंने कहा कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका को अपने भाई का इस प्रकार उन्हें चिढ़ाना तो बुरा लगा, लेकिन उन्होंने जो यह तुकबंदी या इसे शेर कह लीजिए कि जो ये सुनाया वह उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और जब वह चाय पीकर चले गए तो लेखिका अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपने आप को बहुत बार देखा, कभी ऐनक उतारती, कभी पहनती, बार बार ऐसी करती और अपनी भाई की उन बातों को दोहराती और कहती कि नहीं नहीं, फिर कहती कि हाँ हाँ हाँ। तो इस प्रकार वह उनकी उस बात का भी बहुत आनंद लेती थी। लेखिका कहती हैं कि इतना समय हो गया है मुझे चश्मा लगाते हुए कि अब तो ऐसा लगता है कि जैसे यह चेहरे के साथ घुल मिल गया है, यानी एक हिस्सा लगता है। और जब वह कभी चश्मा उतार देती हैं तो ऐसा लगता है कि चेहरे पर जैसे कुछ खाली खाली सा है। लेखिका को अब दुपट्टों की बजाय टोपियां ओढ़ना अधिक अच्छा लगने लगा है और वह भी हिमाचली,
जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी होती हैं, और लेखिका ने अब बहुत सारे रंगों की अलग अलग टोपियां भी जमा कर ली हैं। तो यह था पाठ बचपन का सार। आपका बचपन भी कुछ ऐसी ही अलग अलग तरह की बातों से भरा हुआ होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ का बहुत आनंद लिया होगा। एक बार आप इस पाठ को स्वयं भी शुरू से लेकर आखिर तक पूरा पढ़ें, आपको वास्तव में बहुत आनंद आएगा। पाठ को भली भांति समझने के लिए इसमें आए नए एवं अपरिचित शब्दों को भी समझ लेते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं इसके शब्दार्थ को। शताब्दी 100 साल का समय, दशक 10 सालों की अवधि, ट्यूनिक अंगरखा, स्टॉकिंग लंबी जुराबें, मोजे जुराबें, शू जूते, शनीचर शनिवार, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, खुराक किसी चीज़ की निश्चित मात्रा, मितली कै लगना या उल्टी होना, स्टॉक भंडार, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल। आइए बच्चों, अब इसका अभ्यास करते हैं। संस्मरण से संबंधित जो प्रश्न है उनमें पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इतवार आपको पता ही होगा, रविवार का जो दिन होता है उसका एक और नाम इतवार है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और जूते भी पॉलिश करती थी। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। उत्तर, इस बात के लिए उदाहरण देती हुई लेखिका बताती हैं कि उन दिनों के ग्रामोफोन की जगह रेडियो और टेलीविज़न ने ले ली है। कुल्फ़ी, आइसक्रीम और कचौड़ी समोसा पैटीज़ में, शरबत, लेमनेड, विम्टो, कोक, पेप्सी में बदल गई हैं। प्रश्न 3 है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी, इसीलिए लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। बचपन में चश्मा लगाने पर लेखिका के चचेरे भाई उन्हें इस प्रकार चिढ़ाते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थीं, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका अपने बचपन में कई चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। उनमें से कुछ प्रमुख फल हैं, काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट। अब हम बात करेंगे बच्चों अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। यह आप स्वयं करेंगे बच्चों, आप स्वयं जानने का प्रयास करेंगे कि उन दिनों शिमला में का माहौल कैसा था, वहाँ पर किस तरह का रहन सहन था, आदि सभी चीज़ों के बारे में। प्रश्न दूसरा है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई भी परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो मेरे अनुसार इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, मेरे अनुमान से सर्वर लेखिका के परिवार का कोई छोटा बालक हो सकता है, जिसे लेखिका अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रही हैं। तो आपके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर कुछ और भी हो सकता है, वह उनका भाई भी हो सकता है या कोई और रिश्तेदार भी हो सकता है। तो जैसा आपको लगे, जैसा आपकी कल्पना कहे, जैसे आप अनुमान लगाएं, उसके अनुसार आप अपने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे सकते हैं।
आइए बच्चों, अब भाषा की बात के अंतर्गत आई विभिन्न व्याकरणिक कोटियों के माध्यम से हम अपनी भाषा को भी कुछ सुदृढ़ कर लेते हैं। तो भाषा की बात के अंतर्गत पहली जो व्याकरणिक कोटि है जिसके बारे में पूछा गया है वह है क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो इस प्रकार बनने वाली कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं जो इस पाठ से ही संबंधित हैं। जैसे समझना से समझ, दौड़ना से दौड़, भूलना से भूल, उड़ना से उड़ान, पुकारना से पुकार, चलना से चाल या चलन आदि। दूसरा प्रश्न है, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के बारे में तो आपको पता ही है बच्चों कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो यह उदाहरण दिए हैं इनसे ऐसे ही कुछ और उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे जिनमें आपने यह देखकर बताना है कि किस में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है और किस में परिमाणवाचक विशेषण का। मैं यहाँ एक बार और दोहरा देती हूँ कि संख्यावाचक विशेषण वह होते हैं जिसमें संख्या का बोध होता है, जिसमें संख्या की बात कही गई होती है। और संख्यावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार के विशेषण होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 और भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें निश्चित मापतोल का ज्ञान होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें निश्चित मापतोल का ज्ञान नहीं होता है। तो आपने दिए गए उदाहरणों में यही बताना है कि किस में निश्चित संख्यावाचक अथवा अनिश्चित संख्यावाचक या निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इसमें आप सोचकर बताइए कि कौन सा विशेषण हो सकता है। देखिए यहाँ पर 2 दर्जन की बात कही गई है। आपको पता है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 2 दर्जन में 24 वस्तुएं हो गई। तो यहाँ पर एक निश्चित संख्या दे दी गई है, तो यहाँ होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो अनाज दे दो। दूसरा उदाहरण है 2 किलो अनाज दे दो। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 किलो यानी एक निश्चित मात्रा की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 किलो, किलो आएगा परिमाप में। तो इसमें यहाँ पर संख्या की बात नहीं की गई है, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण की बात की गई है, लेकिन यह निश्चित है, मात्रा दे दी गई है 2 किलो की। तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा उदाहरण देखिए, कुछ बच्चे आ रहे हैं। बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन कितने बच्चे आ रहे हैं यह ठीक से मालूम नहीं है,
इसलिए लिख दिया गया है कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित संख्या का ज्ञान न होने के कारण यह हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला उदाहरण देखिए, सभी लोग हंस रहे हैं। यहाँ भी लोगों की जो संख्या है वह निश्चित नहीं है, नहीं मालूम पड़ रही कितने लोग हंस रहे हैं, तो यहाँ पर भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर बहुत के कारण तुम्हारा नाम बहुत, इसके कारण यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया कि कितना सुंदर है नहीं पता, और यहाँ पर संख्या की भी हम बात नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहला शब्द मेरी आया है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ, और फिर मौसी के साथ मेरी शब्द आया है, और इन दोनों ही मेरी शब्दों को रेखांकित किया गया है। तो देखिए पहले एक बार कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। दिलचस्पियाँ और मौसी जो शब्द हैं यह दोनों ही संज्ञा हैं, और इस वाक्य में प्रयुक्त मेरी शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, एक बार दिलचस्पियाँ के साथ, एक बार मौसी के साथ। तो यहाँ पर जो यह शब्द है मेरी, यह दिलचस्पियाँ और मौसी इन दोनों संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ध्यान देना है बच्चों, मेरा, मेरी, मेरे, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं यह सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सार्वनामिक विशेषण की, जो विशेषण का एक भाग होता है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर वह सर्वनाम जो कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात वह सर्वनाम जो विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। विशेषण का हम बात कर चुके हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर मेरी शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी जो कि दोनों संज्ञाएं हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं, इस कारण यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं और इसीलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहा है, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो अब आपने पाठ में आए ऐसे ही 5 उदाहरण छांटकर लिखने हैं। कुछ उदाहरण देखिए। अपने मोजे, हमारा घर, हम बच्चे, हम भाई बहन, अपने कमरे, हमारे बचपन, मेरा चश्मा आदि। तो यह था प्यारे बच्चों संस्मरण बचपन, जिसमें कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन की खूबसूरत एवं मासूम यादों का ताना बाना बुना है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि इस पाठ का प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया होगा और साथ ही भली भांति समझ भी आ गया होगा। किसी अन्य पाठ की अगली वीडियो में शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।